मैं विक्रम पीजीटी कॉमर्स आपका स्वागत करता हूं अकाउंटेंसी क्लास में। हम लोगों ने चैप्टर स्टार्ट कर रखा था बेटा फोर्थ, और इस चैप्टर फोर्थ का नाम था एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर। इस चैप्टर के अंदर अब तक हम क्या कर चुके थे, अगर बात करें तो हमने सबसे पहले कैलकुलेशन की थी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो एंड सैक्रिफाइसिंग रेशो की, और दूसरे नंबर पर हमने जब कैलकुलेशन की तो हमने कैलकुलेशन की थी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, और इस अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल में बेटा हम लोग कर चुके थे पहला केस, जब पार्टनर गुडविल की राशि नगद में लाता है। पार्टनर ब्रिंग्स हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश, और इसमें मैंने दो पार्ट आपको बताए थे, प्राइवेटली और एक मैंने बताया था पब्लिकली। तो हमने बात की थी प्राइवेटली जब गुडविल लेकर आए तो नो जर्नल एंट्री, कोई जर्नल एंट्री हम पास नहीं करते उस कंडीशन में। और मैंने आपको बताया था पब्लिकली जब लेकर आए तो उसमें हम दो बातें रखते हैं, एक इफ गुडविल अमाउंट रिटेन्ड बाय पार्टनर्स इनटू बिजनेस, एंड दूसरा मैंने बताया था इफ गुडविल अमाउंट विड्रॉन या विड्रू बाय पार्टनर्स। ये दो केस हमने सीखे थे, और मैंने आपको बताया था जब वो बिजनेस में रहने देते हैं तो उसकी दो एंट्री करते हैं, और जब वो अमाउंट निकाल कर ले जाते हैं तो पहली दो एंट्री तो एज इट इज रहती हैं और एक एंट्री और पास कर देते हैं गुडविल को निकालने की। तो यहां तक के क्वेश्चन हम लोग कर चुके थे, साथ ही साथ हमने क्वेश्चन देख लिए थे व्हेन अ पार्टनर डज नॉट ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश, और इसका हमने क्वेश्चन नंबर 39 लास्ट टाइम जो है डिस्कस किया था, क्वेश्चन नंबर 39, और आई होप वो क्वेश्चन आप लोगों को क्लियर था। आज हम लोग इसी टॉपिक के कुछ और क्वेश्चन देखेंगे, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 41, 43 और 44, हम इसके 3 क्वेश्चन करने वाले हैं। साथ ही साथ हम करेंगे व्हेन अ पार्टनर ब्रिंग्स गुडविल इन काइंड्स, अगर वो काइंड्स में गुडविल लेकर आए तो हम क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करेंगे। और आज इसके साथ हम एक और टॉपिक कंटिन्यू करने वाले हैं, दैट इज बेटा रीवैल्यूएशन अकाउंट। रीवैल्यूएशन अकाउंट, इस टॉपिक को भी हम कंटिन्यू करेंगे, और इसमें हम देखेंगे इसका मीनिंग एंड हाउ टू प्रिपेयर रीवैल्यूएशन अकाउंट। इनके बारे में हम आज लोग क्या करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं फिर क्वेश्चन नंबर 41 से। क्वेश्चन नंबर 41 पेज नंबर 4.147 न्यू बुक से क्वेश्चन नंबर 41 है, ए एंड बी आर पार्टनर्स। ओल्ड रेशो के साथ है बेटा, ए और बी पार्टनर है जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में दिया है 3:2। सी एक नया पार्टनर इन्होंने एडमिट किया है 1/3 शेयर के लिए। सी का एडमिशन कितना है, 1/3। सी ब्रिंग्स कैपिटल ऑफ ₹2 लाख। सी जो है
वो कैपिटल लेकर आया, कितने रुपए की? 2 लाख रुपए की। और क्या कहता है क्वेश्चन, जरा देखते हैं। साथ में लिखा है कि गुडविल इज वैल्यूड, फर्म की गुडविल, अगर गुडविल वैल्यूड दे दें तो उसे क्या कहते हैं बेटा? फर्म की गुडविल। कितने रुपए वैल्यूड की गई है, जरा देखिए। ये दी गई है 1,50,000 रुपए की। सो व्हाट एंट्रीज शैल बी मेड इन द फॉलोइंग केसेस। अब हमारे पास कुछ केस दिए हैं, केस नंबर 1, केस नंबर 2 एंड केस नंबर 3। इन केसेस में वो पूछ रहा है कि क्या जर्नल एंट्री आप लोग पास करेंगे। पहला केस है गुडविल डज नॉट अपीयर इन द बुक। गुडविल डज नॉट अपीयर इन द बुक्स। दूसरे में लिखा है गुडविल अपीयर्स इन द बुक ₹90,000। गुडविल appears in the books ₹90,000। तीसरे में लिखा है it is rupees appeared at ₹1,80,000। This is the question and you have to pass the journal entries regarding to this question। देखिए मैं इसकी जर्नल एंट्री जो है यहाँ कर देता हूँ बेटा, आप ध्यान देंगे। आपको याद आ रहा होगा कि मैंने आपको 5 केसेस जब गुडविल के बताए तो उन 5 केसेस में ये बताया था कि अगर पहले से गुडविल अपीयर्ड हो बुक के अंदर तो हमें क्या करना होता है। तो सबसे पहले तो जो पुरानी गुडविल होती है हम उसको राइट ऑफ करते हैं। तो केस नंबर 1 में हम पहली एंट्री क्या करने वाले हैं? ओल्ड गुडविल को राइट ऑफ। यहाँ कुछ भी गुडविल नहीं है तो सीधी सी बात हो गई, इसकी कोई एंट्री नहीं होने वाली। इसमें केवल हम 2 एंट्री पास कर देंगे, एक तो कैपिटल लाने की और दूसरा गुडविल वैल्यूड हुई है और ये कहीं नहीं लिखा कि वो गुडविल नगद आ रहा है, तो हम उसके लिए करंट अकाउंट से एंट्री कर देंगे। तो पहली एंट्री हम पास करेंगे इसके अंदर कैपिटल के लाने की। एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट और अमाउंट लेकर आ रहा है बेटा 2 लाख रुपए कैपिटल के। नरेशन हो जाएगी कैपिटल ब्रिंग्स इन कैश, नगद कैपिटल लेकर आया। दूसरी जो हम एंट्री करेंगे इसकी वो करेंगे गुडविल के बारे में। अब यहां लिखा तो है नहीं कि गुडविल नगद लाया कि उधार में लाया, तो हम कैसे करेंगे? उधार में करेंगे। उधार में मैंने आपको बताया था कि ऑन क्रेडिट अगर गुडविल हो तो हम करंट अकाउंट से एंट्री पास करके चलते हैं। तो इसकी करंट अकाउंट से एंट्री पास करेंगे तो क्या आएगी? सीज करंट अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट और टू बीज कैपिटल अकाउंट। अब बेटा रही बात अमाउंट की, तो देखिए यहाँ ये तो लिखा ही नहीं कि सी अपना हिस्सा ओल्ड पार्टनर से किस रेशो में लेगा। तो ऐसी कंडीशन में मैंने आपको बताया था ओल्ड रेशो ही इनका क्या बन जाता है? ओल्ड रेशो ही क्या बन जाता है? सैक्रिफाइस रेशो। तो इनका सैक्रिफाइस रेशो कितना है? 3:2। तो 3:2 में जो सी की गुडविल का शेयर बनेगा उसको हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। अब सी की गुडविल का शेयर कितना बनता है जरा देखिए। सीज शेयर ऑफ गुडविल, फर्म की गुडविल कितनी है? 1,50,000 रुपए। 1,50,000 रुपए कितने हिस्से के लिए आया? 1/3। तो 3 पंजे 15, 50,000 रुपए इसका हिस्सा बनता है। तो बेटा 50,000 जो इसका शेयर बनता है उसको तो हम लिख देंगे सीज के करंट अकाउंट में, और क्योंकि वो इसी के इस गुडविल को इस रेशो में बांटेंगे तो इसके अकाउंट में आ गए 30,000 और इसके अकाउंट में आ गए 20,000। दिस इज ऑल अबाउट केस नंबर 1। हम केस नंबर 1 की अगर बात करें तो उसमें ये 2 एंट्री हम पास करके चलेंगे। अब बात करते हैं केस नंबर 2 की। केस नंबर 2 में बेटा 90,000 रुपीज एक ओल्ड गुडविल भी गिवन है। तो आप बड़ी सीधी सी बात मेरी समझ लीजिए, केस नंबर 2 में यहां लिख रहा हूं और क्योंकि उसमें पहली एंट्री जब पुरानी गुडविल हो तो उसको राइट ऑफ कर देते हैं। ये कोई जरूरी तो नहीं
आप पहले 2 एंट्री भी कर सकते हैं, फिर गुडविल राइट ऑफ कर सकते हैं, जैसा आपका इच्छा हो, जैसे आपके मन हो वैसे कर लीजिए। तो केस नंबर 2 में मैं पहली गुडविल कर रहा हूं, जो ओल्ड गुडविल है उसको राइट ऑफ करने की। राइट ऑफ का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा बेटा ओल्ड पार्टनर्स में। ओल्ड पार्टनर तो 2 ही है, ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट और बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। 90,000 की गुडविल है, ओल्ड रेशो में राइट ऑफ होगी बेटा, 3:2 रेशो है ओल्ड। 3 और 2 5, 18 5 90, 18 3 54,000 और 18 दूनी 36,000। ये एंट्री हम बेटा कर देंगे केस नंबर 2 में। और उसके बाद क्वेश्चन बन गया सिमिलर, जैसा कि केस नंबर 1 में हमने किया था। तो फिर हमारी पहली एंट्री क्या हो जाएगी, नगद कैपिटल लाने की और गुडविल को बांटने की। तो केस नंबर 2 में टोटल मिलाकर कितनी एंट्री हो गई, 3। पहली गुडविल को राइट ऑफ करने की, दूसरी कैपिटल को लाने की, तीसरी गुडविल जो नई थी फर्म की उसमें सी का हिस्सा हमने कैलकुलेट किया जो कि 50,000 आया था, और उसको गेनिंग सैक्रिफाइस यानी सैक्रिफाइस रेशो था हमारा ओल्ड रेशो ही सैक्रिफाइस था, क्योंकि लिखा नहीं था सी किस रेशो में ले रहा है। तो 3:2 में हमने इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। चलिए चलते हैं केस नंबर 3 पर। केस नंबर 3 क्या है कि गुडविल दे रखी है बेटा 1,80,000। तो केस नंबर 2 के साथ यदि मैं केस नंबर 3 लिख दूं और एंट्री कर दूं तो शायद आपको समझ में आ जाए। तो यहां पर मुझे करना क्या है, 90,000 की जगह तो कर देना है 1,80,000, 54,000 की जगह कर देना है 1,08,000 और 36 की जगह कर देना है 72,000, 72,000 रुपये, 72,000 रुपये। ये तो बेटा आपको ये क्वेश्चन जरा समझ में आ गया होगा, आई होप सो। अगर ये समझ में आ गया तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और क्वेश्चन नंबर 43 हम लोग देखेंगे। मैं इसको साफ कर देता हूं। चलिए हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 43 पेज नंबर 4.148 से। क्वेश्चन क्या है मैं बोर्ड पर लिख देता हूं समरी के फॉर्मेट में। देखिए XYZ 3 पार्टनर है जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो दिया है बेटा। रेशो दिया है X, Y और Z का 1/2, 1/3, 1/6। इसको हम ओल्ड रेशो में कन्वर्ट कर लेते हैं। ओल्ड रेशो जो है सही रेशो क्या बनता है जरा देखते हैं। सबका बेस जो है ना इक्वल कर दो, 3/3, 2/2 और ये 1/6 है ही। तो ये बन गया हमारा 3:2:1। ये तो हो गया इनका ओल्ड रेशो। अब आगे दिया है 1 अप्रैल 2019 को उन्होंने एडमिट किया मिस्टर ए को। ए इज एडमिटेड एज ए न्यू पार्टनर। कितने शेयर के लिए दिया है बेटा, 1/6 शेयर के लिए वो पार्टनरशिप फर्म में आया है। विच ही एक्वायर्स इक्वली फ्रॉम एक्स एंड वाई, जो कि वो किससे लेगा, एक्स और वाई से लेगा, एक्स और वाई से लेगा इक्वल रेशियो में 1:1 में। तो एक चीज तो क्लियर हो गई, सैक्रिफाइस रेशियो, एक्स और वाई सैक्रिफाइस कर रहे हैं तो हमें निकालने की जरूरत है ही नहीं। ये चीज तो मैं क्लियर हो गई यहां पर। चलिए आगे देखिए क्या लिखा है क्वेश्चन में। लिखा है वाई एन इज टू ब्रिंग ₹50,000 फॉर कैपिटल। 50,000 रुपए जो ए है वो लेकर आएगा अपनी कैपिटल के, और साथ ही साथ 20,000 रुपए प्रीमियम फॉर गुडविल भी है। 20,000 रुपए बनता है उसका प्रीमियम फॉर गुडविल। अब इस प्रीमियम फॉर गुडविल में से वो कुछ तो कैश लेकर आ रहा है और कुछ क्रेडिट है। अगर कैश की बात करूं तो 15,000 रुपए वो गुडविल के केवल नगद ला पाया, और रिमेनिंग अमाउंट हो गई 5,000 रुपए जो कि हो जाएगी क्रेडिट। यानी कि 2 केस मिक्स हो गए, गुडविल नगद भी लाता है और गुडविल नगद नहीं ला पाता है। और लिखा है कि पास द जर्नल एंट्रीज एंड कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। क्वेश्चन कैसे करना है, क्या करना है, कैलकुलेशन करना है हमें। एक तो जर्नल एंट्रीज पास करनी है इसके अंदर, और दूसरा हमें कैलकुलेट करना है बेटा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो ये तो हुआ हमारा क्वेश्चन। मैं क्वेश्चन को एक बार अगर रिपीट करूं तो क्या क्वेश्चन है, सिंपल सा, XYZ का रेशो दे रखा है, ए को एडमिट किया 1/6 हिस्से के लिए जो एक्स और वाई से लेगा 1:1 में। ए जो है ए वो 50,000 रुपये लेकर आया अपनी कैपिटल के लिए, और 20,000 रुपये उसकी टोटल गुडविल का शेयर बनता है।
जिसमें से एक कैश लेकर आया कितने 15,000 रुपए, और बाकी बचा हुआ किस में हो जाएगा बेटा, क्रेडिट में हो जाएगा। हमें इसकी जर्नल एंट्री पास करके दिखानी है और नया रेशो निकाल कर दिखाना है। तो चलिए इसकी पहले जर्नल एंट्री देख लेते हैं, फिर नया रेशो देखेंगे कैसे निकाला जाएगा। जर्नल एंट्री में पहली एंट्री अगर मैं इसकी पास करूं तो कैपिटल लेकर आया कितने 50,000 रुपए, तो एंट्री क्या हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट। 50,000 तो लेकर आया कैपिटल के नगद, साथ ही साथ क्या लेकर आया बेटा, प्रीमियम फॉर गुडविल भी लेकर आया। सो प्रीमियम फॉर गुडविल कितने रुपए कैश में लेकर आया, 15,000 रुपए, तो ये 15,000 रुपए और लिख दें। अब कैश 15,000 से इसका मतलब इंक्रीज हो गया, तो बैंक में टोटल हो जाएंगे 65,000। पहली एंट्री तो हम कर देंगे ये, और नरेशन हो जाएगी क्या, ए ब्रिंग्स कैपिटल एंड गुडविल शेयर इन कैश वेयर गुडविल शेयर इज पार्सली कैश एंड रिमेनिंग अमाउंट इज ऑन क्रेडिट बेसिस। सेकंड एंट्री हम इसकी जो पास करने वाले हैं, जो गुडविल लेकर आया था बेटा वो डिस्ट्रीब्यूट होगी। गुडविल आई प्रीमियम फॉर गुडविल के नाम से, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, अमाउंट है कितनी 15,000 रुपए जो नगद लेकर आया था। और बेटा जैसे कि मैंने आपको बताया था कि गुडविल जो लेकर आया नगद वो सैक्रिफाइस रेशो में पड़ती है, अगर उधार हो तो भी हम सैक्रिफाइस में बांटते हैं, लेकिन अकाउंट कौन सा यूज कर लेते हैं, न्यू पार्टनर का करंट अकाउंट। तो एज करंट अकाउंट भी हम साथ साथ डेबिट कर देंगे, एज करंट अकाउंट डेबिट, अमाउंट हो जाएगी 5,000 रुपए। और ये दोनों अमाउंट सैक्रिफाइस करने वाले पार्टनर कौन है, एक्स और वाई कैपिटल अकाउंट, एक्स और वाई कैपिटल अकाउंट। 15 और 5 20,000 को हम 1:1 में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, तो ये अमाउंट आ जाएगी 10,000 और 10,000। बताइए क्या ये आपको दोनों एंट्री समझ में आई? अगर ये एंट्री आपको समझ में आई तो हम लोग करते हैं कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो की। कैसे निकाला जाता है जरा देख लेते हैं, उसको मैं यही कैलकुलेट करके दिखा देता हूं। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, देखिए बेटा बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन दिया है। ए का शेयर था वो एक्स और वाई से ले रहा है, तो सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, एक्सेस सैक्रिफाइस 1/6 का वो 1/2 सैक्रिफाइस कर रहा है, यानी कि 1/12। यहाँ पर दोनों इक्वल कर रहे हैं, तो वाइज का सैक्रिफाइस भी कितना हो जाएगा 1/12। दोनों का सैक्रिफाइस आने के बाद न्यू रेशो निकालना कितना मुश्किल है, देखो जरा देखते हैं। एक्सेस न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, हमारे पास ओल्ड रेशो है, उसमें से यदि सैक्रिफाइस रेशो घटा दें तो एक्स का नया बन जाएगा। एक्स का ओल्ड कितना है 3/6, सैक्रिफाइस 1/12, रेशो एलसीएम ले लेंगे 12, तो 3 दूनी 6 माइनस में 1 इज इक्वल टू बच गया बेटा 5/12। वाइज न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो सेम तरीके से निकाल देंगे। ओल्ड रेशो वाई का 2/6, सैक्रिफाइस 1/12 इज इक्वल टू 12, 6 दूनी 12, 2 दूनी 4 माइनस में 1 3/12, ये हमारे पास इसका आ जाएगा। जेड का हमें न्यू शेयर दे ही रखा है, क्योंकि उसके शेयर में कोई चेंज नहीं आया, तो उसका ओल्ड रेशो क्या माना जाएगा, न्यू रेशो माना जाएगा 1/6। बेस बराबर कर दें 2/2 से करके 2/12, और ए का न्यू शेयर हमें दे रखा है कितना 1/6, तो इसको भी 2/2 से मल्टीप्लाई कर दें, ये आ जाएगा 2/12। तो बताइए न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो x:y:z:a का कितना आया, ये आ गया बेटा 5:3:2:2, टोटल 12। इस तरीके से हम इसका न्यू रेशो निकाल देंगे। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 43। आई होप आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 45 पर। क्वेश्चन नंबर 45 बेटा बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हॉट से बिलोंग करता है। हॉट्स क्वेश्चन जो नॉर्मली हमारे पास गिवन होते हैं, तो उनमें हम ऐसा केस भी पढ़ेंगे कि कोई ओल्ड पार्टनर गेन कर ले, कोई ओल्ड पार्टनर क्या कर ले, गेन कर ले। अब तक तो ओल्ड पार्टनर सैक्रिफाइस ही कर रहे थे, अब ऐसा भी हो सकता है कि कोई ओल्ड पार्टनर गेन कर ले। तो इस क्वेश्चन को बड़ा ध्यान से समझना है और नोट करना है, ताकि आगे के क्वेश्चन आप लोग कर सकें। इसके क्वेश्चन नंबर 45 हॉट्स में लिखा है
ए और बी, इन दो पार्टनर है जिनका ओल्ड रेशो मुझे गिवन है, और ओल्ड रेशो मुझे गिवन है 3:1। ये एडमिट कर रहे हैं बेटा सी को, रेशो दे रहे हैं उसको 2/9 शेयर इन प्रॉफिट्स, और साथ साथ लिखा है ए और बी फ्यूचर में प्रॉफिट एंड लॉस लेंगे 4/9 एंड 3/9। एज फ्यूचर शेयर एंड बीज फ्यूचर शेयर हमें गिवन दे रखा है 4/9 और 3/9। आगे लिखा है सी विल पेज ₹2 लाख फॉर गुडविल, पास द नेसेसरी एंट्री। सी गुडविल के 2 लाख रुपए पेड करेगा। सी गुडविल के कितने रुपए देगा? 2 लाख रुपए देगा। तो 2 लाख रुपए अगर वो गुडविल के देगा तो हम यहां सबसे पहले चेक करेंगे बेटा न्यू रेशो क्या बनता है। देखिए जो सिचुएशन दे रखी है उसके हिसाब से अगर मैं बात करूं आप लोगों से, तो आप इस पोर्शन को देखिए। इसमें ए का शेयर 4/9, बी का शेयर 3/9, टोटल हुआ 7/9, जबकि रेशो में 9 है तो ए का सी का शेयर भी दे रखा 2/9। तो इसका मतलब मेरे पास न्यू रेशो ऑफ ए, बी और सी अगर देखो तो कितना बन गया? 4:3:9। और जबकि इनका ओल्ड रेशो कितना दे रखा है मेरे पास? 3:1 4। अब इनके आधार पर हम क्या निकाल लें? गेन और सैक्रिफाइस। तो मैंने आपको बताया था कि बेस इक्वल कर लें, तो इसको 4 से और इसको 9 से मल्टीप्लाई कराएं ताकि बेस इक्वल हो जाए। तो मेरे पास ओल्ड रेशो क्या बनेगा? पहले ओल्ड रेशो लिख लेता हूं, 27:9 डैश इज इक्वल टू 36। तो ये मेरे पास क्या बन गया इनका न्यू रेशो। चलिए देखते, 36 रुपए में से 27 रुपए लेता था ए, आज वो 16 रुपए ले रहा है, तो 11/36 क्या कर रहा है? सैक्रिफाइस। ये 3/12 क्या, 3/36 क्या कर रहा है? और ये 8/36 क्या कर रहा है? गेन। तो आपने देखा कि बी और सी दोनों गेन कर रहे हैं और ए जो अकेला वो क्या कर रहा है? सैक्रिफाइस। इसका मतलब क्या हुआ कि हमें जब एंट्री करनी होगी तो हम गेन सैक्रिफाइस में करते हैं। क्या एंट्री कर देंगे? बी डेबिट सी डेबिट टू ए। लेकिन अब देखते हैं कि सी जो है वो गुडविल नगद लाया कि उधार लाया। क्वेश्चन में लिखा था कि सी पेज ₹2 लाख फॉर गुडविल, तो यहां कुछ मेंशन नहीं है, पे कर रहा है डायरेक्टली, तो इसका मतलब वो नगद पेड कर रहा है। नगद पेड कर रहा है तो हम पहली एंट्री करेंगे इस क्वेश्चन के अंदर, बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, टू प्रीमियम फॉर गुडविल। कितने अमाउंट से? 2 लाख रुपए। यानी 2 लाख रुपए वो हमें नगद पेड करता है। अब उसके बाद हम दूसरी एंट्री पे चलते हैं। दूसरी एंट्री में बेटा ये प्रीमियम फॉर गुडविल बटना चाहिए, हम इसको बांटेंगे। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट 2 लाख रुपए। अब ये बटता किसको है? सैक्रिफाइस पार्टनर को। तो खाली ए ही सैक्रिफाइस करने वाला है ना इस क्वेश्चन में। तो ए सैक्रिफाइस अकाउंट, बताओ कितना अमाउंट आया। अब उसने देखो जो नया पार्टनर था जो गुडविल लेकर आया वो लेकर आया बेटा 2/9 यानी कि 8/36 शेयर के लिए 2 लाख रुपए, और जो सैक्रिफाइस कर रहा है वो कर रहा है 11/36। तो इसका मतलब 8/36 तो कंपनसेट हो गया। बाकी कितना बच गया? 3/36। अब वो 3/36 कौन ले रहा है? बी ले रहा है। अगर बी 3/36 गेन कर रहा है तो उसका भी हिस्सा निकालना पड़ेगा। तो मैंने आपको ऐसा एक क्वेश्चन करवाया तो था, आपको याद नहीं है, कोई बात नहीं। देखिए जब ऐसा क्वेश्चन आए तो हम सबसे पहले क्या निकालते हैं? फर्म्स गुडविल निकालते हैं। और फर्म की गुडविल निकालने के लिए मैंने फॉर्मूला बताया था, न्यू पार्टनर गुडविल शेयर अपॉन न्यू पार्टनर प्रॉफिट शेयर। अब यह नए पार्टनर की गुडविल है बेटा 2 लाख रुपए, और उसका शेयर कितना है? 2/9।
रेसिप्रोकल कर दें तो इसका मतलब 9 लाख रुपीज की क्या है हमारे पास, गुडविल है फर्म की। अगर 9 लाख रुपए फर्म की गुडविल है तो उसमें ये हिस्सा निकाल दीजिए बेटा, 11/36, 3/36, 8/36, तो हो जाएगा टोटल में से। लेकिन हमने ये भी सीखा है कि सी का हिस्सा तो दे ही रखा है, तो यानी सी का हिस्सा निकालने की कोई जरूरत नहीं। और अगर मैं बी का हिस्सा निकाल देता हूं और सी के हिस्से को जोड़ देता हूं तो ए का टोटल हिस्सा आ जाएगा। तो 9 लाख में हम बी को भी क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे बेटा, क्योंकि ये गेनिंग करने वाला पार्टनर है। बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट कितने शेयर से, 3/36 शेयर से। 3/36 शेयर निकालिए, 9 लाख के अंदर कितना बनेगा, 9 लाख मल्टीप्लाइड बाय 3/36 इज इक्वल टू 18×5 = 90, 50,000 रुपए का शेयर बन गया बेटा। तो 50,000 रुपए हम यहाँ लिख देंगे, और ये जो अकाउंट ए के अकाउंट में है वो 50,000 रुपए से और प्लस कर देंगे, टोटल आ जाएंगे 2.5 लाख रुपए। मैं दोबारा से इस क्वेश्चन को एक बार रिवाइंड करवाता हूँ, जरा समझने की कोशिश करें। 2 पार्टनर हैं, उनका ओल्ड रेशो दे रखा है, नए पार्टनर को शामिल किया 2/9 शेयर के लिए। ए और बी उनका फ्यूचर रेशो दे दिया, फ्यूचर रेशो के बेस पे इनका मैंने नया रेशो देखा तो 4-3-2 बन गया। ओल्ड रेशो 3-1 था, मैंने बेस बराबर किए तो ये रेशो बन गया, और इससे मेरे पास निकल कर आ गया सैक्रिफाइस गेन। यहाँ तक बताइए आपको क्लियर है कि नहीं है? अगर यहाँ तक क्लियर है तो देखिए ये है टोटल में से गेन और सैक्रिफाइस, जबकि मुझे दे रखा है सी की गुडविल का शेयर। तो मैंने क्या किया, फर्म की गुडविल निकाल ली। फर्म की गुडविल आई 9 लाख रुपए। 9 लाख में या तो तीनों शेयर निकाल लीजिए, 11/36, 3/36 और 8/36। तो जो आए प्रीमियम फॉर गुडविल में सीधा सीधा दे रखा है वो इतना ही आएगा। 8/36 कैलकुलेट करके देख लीजिए आप, वो इतना ही बनेगा। 2 लाख का 2 लाख हम यहाँ लिख देंगे। उसके बाद चलिए 3/36 वो बन रहा है हमारा 9 लाख गुना 3/36, 3 से इसको भाग किया तो कितना बना, 12। ओहो, कैलकुलेशन गलत कर दी हमने यहाँ पर। तो 12 एकम 12, 12 7 84 और 12 5 60, ये बन गया बेटा 75,000 शेयर्स, 75,000। तो इसको आप कर देंगे बेटा यहाँ पर कितना, 75,000, और ये तो 75 हमने बाय मिस्टेक बना लिया, इसको इसमें प्लस कर देंगे। मैं लिख देता हूँ 75,000, तो ये हो गया 2,75,000। बोलिए क्वेश्चन आपको समझ में आया कि नहीं आया? कोई नहीं, हम इसका एक क्वेश्चन और करते हैं, फिर देखते हैं कि क्वेश्चन कैसे किया जाता है। फिलहाल इस क्वेश्चन को आप देख लीजिए। इस क्वेश्चन के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं 47th क्वेश्चन हम करके देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 47। आइए देखते हैं 47 क्वेश्चन क्या है हमारा। तो बेटा हम लोग देख रहे थे क्वेश्चन नंबर 47, मैं उसको समझा देता हूँ, उसको अगर समझ में आ जाता तो आप अपने आप कर लेंगे, फिर हम क्वेश्चन नंबर 48 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 47 क्या जरा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 में दिया बेटा ABC 3 पार्टनर हैं जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो दिया 2:1, और D जो है 1/6 हिस्से के लिए इसमें शामिल हुआ है, और नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशो भी दिया 13:8:4:5, 13:8:4:5, और D जो है 5 लाख रुपीज कैपिटल के और 60,000 रुपीज गुडविल के लेकर आता है जनरल एंट्री पास करने। अब ये बड़ा सीधा सा क्वेश्चन आप लोग कर लेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं। उसमें जो है गुडविल जो लेकर आ रहा है वो नगद प्लस एसेट्स लेकर आ रहा है, तो उस क्वेश्चन को देखते हैं कैसे किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 48 पेज नंबर 4.149 पर हम क्वेश्चन देख रहे हैं। क्वेश्चन है AB पार्टनर है, रेशो दिया है बेटा 4:1, C को एडमिट किया 1/5 शेयर के लिए, और ये डिसाइड किया गया कि A B और C का नया रेशो है 5:3:2। ओल्ड रेशो में तो इसका कोई हिस्सा बनता नहीं था C का, लेकिन नया रेशो दे रखा तो नया रेशो लिख लिया। टोटल कितना बना 5, और यहाँ टोटल कितना बना 10। तो बेस को इक्वल कर दें इसको पहले, तो क्योंकि हम गुडविल का ट्रीटमेंट कर रहे हैं तो बेटा हमें सैक्रिफाइस रेशो चाहिए ही चाहिए। तो बेस इक्वल करने पर ओल्ड रेशो कितना आया जरा देखिए, 8:2 ये है नहीं, और ये 10, और नी रेशो मेरे को गिवन दे रखा है बेटा 5, 3, 2, 10। आइए 10 में से A जो है वो 8 रुपये लेता था, आज 5 रुपये लेता है, तो 3/10 इसने तो कर दिया सैक्रिफाइस। B जो है वो 2 रुपये लेता था, आज 3 रुपये लेता, तो ये तो क्या कर रहा है बेटा ओल्ड पार्टनर गेन, और एक नया पार्टनर जो है वो तो गेन कर ही रहा है।
तो ये क्वेश्चन देखिए बिल्कुल सेम जो है क्वेश्चन नंबर 45 जो हमने किया था वैसा ही क्वेश्चन बन गया कि इसमें जो है एक पार्टनर ए वो तो सैक्रिफाइस कर रहा है और एक ओल्ड पार्टनर गेन कर रहा है और नए पार्टनर का हिस्सा में दे ही रखा है और लिखा है कि जो नया पार्टनर है वो क्या लेकर आ रहा है गुडविल के तौर पर, जरा देखते हैं। वो लेकर आ रहा है बेटा 20,000 रुपए कैश, 20,000 रुपए तो वो नगद लेकर आ रहा है, साथ में मशीन भी लेकर आ रहा है, मशीन भी लेकर आ रहा है। इसका मतलब वो काइंड्स में गुडविल लेकर आया है और मशीन लेकर आया है बेटा 60,000 रुपए की। और ये दोनों हिस्से जो है उसके टोटल वो किसके हैं, गुडविल के। तो ये टोटल गुडविल शेयर है उसका जो वो लेकर आ रहा है। तो मैंने आपको एक केस करवाया था जब एक नया पार्टनर गुडविल को काइंड्स में लेकर आए, तो काइंड्स में लेकर आए तो मैंने आपको जनरल एंट्री समझाई थी। तो उसी तरीके से हम इस क्वेश्चन को करते हुए देखेंगे और इसमें लास्ट में लिखा है सो द जर्नल एंट्री। अब जर्नल एंट्री अगर हमें करके दिखानी है तो देखिए कैसे करेंगे हम लोग इसकी। सबसे पहले तो बेटा जो गुडविल लेकर आया उसकी एंट्री करेंगे हम लोग। क्या एंट्री कर देंगे, देखिए कैश लेकर आया तो कैश अकाउंट डेबिट, मशीन लेकर आया तो मशीनरी अकाउंट डेबिट, लेकर किस पर्पज के लिए आया, प्रीमियम फॉर गुडविल के लिए, तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। ये लेकर आया कितने रुपए, 20,000, 60,000, टोटल 80,000। ये तो हो गई बेटा पहली एंट्री। अब दूसरी एंट्री को मैं बिना अमाउंट के कर देता हूं, फिर अमाउंट निकालना सीखते कैसे करेंगे। तो इसमें बेटा ये दोनों गेन कर रहे हैं, तो एक नए पार्टनर के लिए तो हमने अकाउंट यूज कर लिया प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, और क्योंकि ओल्ड पार्टनर गेन कर रहा तो उसके कैपिटल अकाउंट से एंट्री कर देंगे, तो बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट। और जो सैक्रिफाइस कर रहा है वो ए कर रहा है तो 2A इज कैपिटल अकाउंट। अब बेटा जो अमाउंट गिवन है वो तो लिख ही सकते हो, कोई समस्या नहीं है। देखिए प्रीमियम फॉर गुडविल कितने हैं, 80,000 रुपए हैं, तो ये तो लिख दो। इसका मतलब मैंने क्या कर दिया, मैंने 2/10 शेयर लिख दिया। अब 2/10 शेयर मैंने लिख दिया 80,000 रुपए, तो अब रहेगा कौन, बी और ए। अब इनका शेयर निकालने के लिए मैंने आपको बताया था यदि फर्म की गुडविल गिवन ना हो तो सबसे पहले आप फर्म की गुडविल निकालें। फर्म्स गुडविल निकालने का तरीका, न्यू पार्टनर गुडविल शेयर अपॉन न्यू पार्टनर प्रॉफिट शेयर। नए पार्टनर की गुडविल बनती है बेटा 80,000 और उसका प्रॉफिट का शेयर बनता है 1/5 या 2/10। तो मैं ले लेता हूं बेटा 2/10। इसको रेसिप्रोकल करेंगे तो कितना आ जाएगा, 10/2। तो 10/2 आएगा तो कितना आ गया, 8×5 40, 4 लाख रुपए गुडविल बन गई पूरी फर्म की। 4 लाख रुपए फर्म की गुडविल बन गई। तो इसमें इन दोनों का शेयर निकाल लीजिए। बताइए ए का शेयर कितना बनेगा, 4 लाख मल्टीप्लाइड बाय 3/10, 0 से 0 कट जाएगी, 1,20,000 रुपए। बताइए इसका शेयर कितना बनेगा, इंटू में 1/10, 0 से 0 40,000 रुपए। तो यहाँ लिख दीजिए बी के शेयर में 40,000 रुपए और इसके शेयर में 1,20,000 रुपए। बताइए ये क्वेश्चन आपको समझ में आया कि नहीं आया। तो क्वेश्चन नंबर 45 भी कुछ इसी तरीके का क्वेश्चन था, उसमें भी हम यही करने वाले थे। हो सकता है उसमें आपको चीजें ना समझ में आई हो, तो इस क्वेश्चन को आपने समझा अच्छे तरीके से तो वो क्वेश्चन भी आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए ये तो था बेटा अब तक हमारा जो क्वेश्चन जो हमने किए, दैट इज ऑल अबाउट द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल व्हेन अ न्यू पार्टनर इज एडमिटेड इन अ पार्टनरशिप फर्म। अब आज हम उसका एक नया टॉपिक और स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम था रिवैल्यूएशन अकाउंट। आइए देखते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या है और साथ साथ इसको नोट भी कर लें ताकि आपको इसको समझने में दिक्कत ना आए। चलिए देखते हैं नया टॉपिक। हम लोग बात करते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट के बारे में। देखिए बेटा रिवैल्यूएशन अकाउंट, सबसे पहले तो समझिए कि रिवैल्यूएशन अकाउंट है क्या। इसमें एक वर्ड दिया बेटा रिवैल्यूएशन। रिवैल्यूएशन का मतलब अगर मैं हिंदी में बात करूं तो इसको बोलते हैं पुनर्मूल्यांकन। पुनर्मूल्यांकन, किसी चीज का दोबारा से मूल्यांकन करना। किस चीज का मूल्यांकन करना, अगर इस चैप्टर में बात करूं तो बेटा हम लोग एसेट्स एंड लायबिलिटीज का रिवैल्यूएशन करने वाले हैं। सर क्यों करने वाले हैं बेटा, जब एक नया पार्टनर फर्म में आता है
तो सारी बातें देखकर चलता है। वो ये भी देखना चाहता है कि फर्म की जो एसेट्स और लायबिलिटीज है कहीं वो हमने जानबूझकर बढ़ाकर तो नहीं लिखी है, एसेट्स बढ़ाकर और लायबिलिटीज घटाकर तो नहीं लिखी है। इस चीज को वो वेरीफाई करने के लिए पार्टनर्स को क्या कहता है कि हम एसेट्स और लायबिलिटीज का रीवैल्यूएशन करेंगे और इसे जो भी प्रॉफिट लॉस आए वो सब आपका, और नई वैल्यू बुक में हम शो करके चलेंगे ताकि पूरी पार्टनरशिप फर्म एक नई पार्टनरशिप फर्म के रूप में कॉन्स्टिट्यूट हो जाए। इसलिए हम इसको बोलते हैं रिकॉन्स्टिट्यूशन। तो इसलिए हम क्या करते हैं बेटा, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं और एसेट्स और लायबिलिटीज का रिवैल्यूएशन करते हैं। यहाँ रिवैल्यूएशन का मतलब होता है जो एसेट्स हैं और जो लायबिलिटीज हैं उनको इक्विवेलेंट ले जाना। किसके इक्विवेलेंट ले जाना? मार्केट वैल्यू के। किनके इक्विवेलेंट ले जाना? मार्केट वैल्यू के। यानी इनकी जो बुक वैल्यू है उसको किसके बराबर कर देना? मार्केट वैल्यू के बराबर कर देना, ताकि एक्चुअल पोजीशन फर्म की जो है वो हमें पता चल जाए कि पार्टनरशिप फर्म में एसेट्स और लायबिलिटीज की एक्चुअल वैल्यूज क्या है। और इसके कारण जो भी प्रॉफिट या लॉस होगा वो किसका माना जाएगा? वो माना जाएगा बेटा ड्यू टू रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। जो भी प्रॉफिट होगा या लॉस होगा वो होगा बेटा ओल्ड पार्टनर्स का, और उनके वो होगा बेटा ओल्ड पार्टनर्स का, और उनके ओल्ड रेशो में उसको हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। बोलिए ये यहां तक का पॉइंट समझ में आया? ठीक है। अब देखते हैं कि ये प्रॉफिट लॉस होता कैसे है। तो उसके लिए मैं एक ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन लिखता हूं यहां पर, आप समझें। अगर आपकी एसेट्स बेटा इंक्रीज हो जाए तो आपको प्रॉफिट होगा। सर कैसे होगा जरा बताएं। बेटा अगर आपके पास लैंड एंड बिल्डिंग 10,000 रुपए की हो और वो मार्केट में 12,000 की बिक जाए तो बताओ प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ? डेफिनेटली तो ये प्रॉफिट होगा। इसके बढ़ने से क्या होगा? हमें प्रॉफिट। अगर ये घट गई तो हमें लॉस होगा। ऐसे ही लायबिलिटीज के बढ़ने से हमें लॉस होगा और इसके घटने से हमें प्रॉफिट होगा। और कुछ आइटम ऐसे भी हो सकते हैं जो एसेट्स और लायबिलिटी से रिलेटेड हो, जिनको बोलते हैं अनरिकॉर्डेड एसेट्स, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज। ये बेटा बढ़ती ही बढ़ती हैं और ये बढ़ते ही बढ़ते हैं, क्योंकि अनरिकॉर्डेड थे, अब हमें रिकॉर्ड करने पड़ रहे हैं, तो दोनों बढ़ेंगे। ये बढ़ेगा तो प्रॉफिट और ये बढ़ेगा तो लॉस। ये आप चार्ट याद रखिएगा, ये पॉइंट याद रखिएगा। रिवैल्यूएशन अकाउंट बड़े आसानी से हम लोग बना लेंगे। अब इस अकाउंट को बनाते हैं तो इसका फॉर्मेट क्या होता है बेटा, वो देख लेते हैं। रिवैल्यूएशन अकाउंट का फॉर्मेट किस तरीके से बनाया जाता है, देखिए। ये मैं रिवैल्यूएशन अकाउंट का फॉर्मेट यहां लिख रहा हूं। डेबिट क्रेडिट, ये अमाउंट, ये अमाउंट, देखो बेटा रिवैल्यूएशन अकाउंट एक नॉमिनल अकाउंट होता है। कैसा अकाउंट होता है? नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट का मतलब होता है बेटा जिसमें कि डेबिट किए जाते हैं लॉसेस एंड एक्सपेंसेस और क्रेडिट की जाती हैं इनकम्स एंड प्रॉफिट्स एंड गेन्स। ठीक है। अब यहां पर एसेट्स और लायबिलिटीज के कारण क्या हुआ है, तो प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। तो प्रॉफिट सारे क्रेडिट में, लॉस सारे डेबिट में। बताइए एसेट्स के बढ़ने से क्या हुआ? प्रॉफिट। तो यहां लिख देंगे बाय एसेट्स इंक्रीज। प्रॉफिट और अक्सर क्रेडिट में क्यों आएगा? बेटा क्रेडिट नेचर होती है प्रॉफिट की। और नॉमिनल अकाउंट के रूल्स क्या होते हैं? ऑल द इनकम्स गेन्स प्रॉफिट्स क्रेडिट और ऑल द लॉसेज एंड एक्सपेंसेस डेबिट। ये रूल होता है। तो रूल के अकॉर्डिंग भी बात करें तो ये क्रेडिट में जाना चाहिए। और दूसरी बात, एसेट्स के घटने से लॉस हुआ तो वो आ जाएगा इधर टू एसेट्स और अमाउंट लिख देंगे यहाँ पर। लायबिलिटीज के बढ़ने से लॉस होगा तो यहाँ लिख देंगे लायबिलिटीज, ये इंक्रीज हो गई तो लॉस हो गया। घटने से प्रॉफिट हुआ तो उसको लिख देंगे यहाँ पर बाय लायबिलिटीज, घटी हैं तो हमें प्रॉफिट हो गया, हम लिख देंगे यहाँ पर। और अनरिकॉर्डेड एसेट्स और अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज हैं तो अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज तो बढ़ रही हैं, उसको तो लिखें यहाँ पर, और अनरिकॉर्डेड एसेट्स भी बढ़ रही हैं, उसको लिखें यहाँ पर।
ऐसा करने पर अब हमारे पास बचा क्वेश्चन में एक छोटा सा पॉइंट। वो पॉइंट क्या है कि रिवैल्यूएशन अकाउंट के अंदर दो साइड है बेटा, एक तो डेबिट और दूसरी क्रेडिट। अब डेबिट साइड तो शो करती है बेटा लॉसेस को अगर ज़्यादा हो, और ये बताती है बेटा प्रॉफिट्स के बारे में। तो अगर आपकी डेबिट साइड ज़्यादा हो क्रेडिट साइड से तो क्या बताएगा वो लॉसेस, और अगर आपकी डेबिट साइड कम है क्रेडिट साइड से तो क्या बताएगा वो प्रॉफिट। तो ऐसा देखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इनको जोड़ के देखना पड़ेगा। आप इसको अलग से जोड़ कर देख ले, या तो नॉर्मली होता है कि हमारी क्रेडिट साइड क्या होती है, ज़्यादा होती है, तो इसको जोड़ें और इसका टोटल यहाँ लिखें और यहाँ लिख दें टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और जितने भी पार्टनर्स हैं उनके ओल्ड रेशो में ये प्रॉफिट जो बचेगा ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट जो है वो क्या होता है, एक नॉमिनल अकाउंट है। क्यों बनाया जाता है, क्योंकि एसेट्स और लायबिलिटीज को बुक वैल्यू से मार्केट वैल्यू पर ले जाया जाएगा, और क्योंकि एक नया पार्टनर आता है तो वो इस चीज़ को वेरीफाई कर देना चाहता है कि जो एसेट्स और लायबिलिटीज हैं वो बढ़े हुए मूल्य पर या घटे हुए मूल्य पर नहीं है, इसलिए हम रिवैल्यूएशन अकाउंट को बनाकर चलते हैं। और बनाने का तरीका क्या है, मैंने बताया बेटा एसेट्स बढ़ गई तो प्रॉफिट, एसेट्स घट गई तो लॉस, लायबिलिटीज बढ़ गई तो लॉस, लायबिलिटीज घट गई तो प्रॉफिट, और अनरिकॉर्डेड एसेट्स हैं तो प्रॉफिट होगा ही होगा, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज हैं तो लॉस होगा ही होगा। तो ये जो नॉमिनल अकाउंट था उसके रूल्स हमने अप्लाई किए, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट के अंदर हमने लिख दिया जिनसे प्रॉफिट हुआ वो क्रेडिट में, जिनसे लॉस हुआ वो डेबिट में, और डेबिट को जोड़ा और क्रेडिट को जोड़ा तो देखा कि जो ज़्यादा होगा वो प्रॉफिट और लॉस के अकॉर्डिंग बता देगा। तो मैंने आपको बता दिया अगर डेबिट साइड ज़्यादा है क्रेडिट साइड से तो लॉस होता, और अगर डेबिट साइड कम है क्रेडिट साइड से तो हमें प्रॉफिट होगा। तो फिलहाल मैंने एज्यूम कर लिया कि फर्म के अंदर प्रॉफिट है, तो इसको जोड़ा ये घटाया तो प्रॉफिट आया, पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो इस तरीके से हम क्या बनाएंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट। अगर मैं इनकी जर्नल एंट्री की बात करूं तो देखिए जर्नल एंट्री हम कैसे करेंगे। यहां तक अगर कर लिया हो तो मैं चलूं आगे जर्नल एंट्रीज पर। चलिए देखते हैं इसकी जर्नल एंट्री। मैं यहां से रब कर देता हूं इसको, और इस साइड में मैं इनकी जर्नल एंट्री लिख देता हूं। देखिए बेटा पहली बात, एसेट्स का बढ़ना और लायबिलिटीज का घटना। अगर इनकी बात करूं तो एसेट्स जब बढ़ती हैं तो डेबिट की जाती हैं, और लायबिलिटीज जब घटती हैं तो डेबिट की जाती हैं, और दोनों से वो प्रॉफिट ही रहा है। तो पहली एंट्री तो हम कर देंगे एसेट्स अकाउंट डेबिट और लायबिलिटीज अकाउंट डेबिट, क्योंकि प्रॉफिट हो रहा है तो प्रॉफिट हमने ले जाना रिवैल्यूएशन अकाउंट के थ्रू, तो टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। ये हो गई इसकी पहली एंट्री। अब बात करते हैं दूसरी एंट्री की। दूसरी एंट्री में रिवर्स करते हैं, एसेट्स घट रही हैं तो हम कर देंगे बेटा क्रेडिट, और लायबिलिटीज बढ़ रही हैं तो ये हो जाता है बेटा क्रेडिट। तो ये दोनों क्रेडिट हो रहे हैं, तो इसका मतलब इनको तो ले जाएंगे क्रेडिट में, टू एसेट्स अकाउंट टू लायबिलिटीज अकाउंट, और क्योंकि लॉस हो रहा है तो वो रिवैल्यूएशन से चार्ज करेंगे, तो ऊपर आ जाएगा रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, और ये लॉस की एंट्री हो गई इस तरीके से। अब कुछ था अनरिकॉर्डेड एसेट्स, कुछ थी अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज, तो ये सीधे सीधे हो गए बेटा। अगर अनरिकॉर्डेड एसेट है तो उसको मैं यहाँ डेबिट कर देता हूँ, क्योंकि वो भी बढ़ तो रही है अनरिकॉर्डेड एसेट्स, और अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज है तो उसको मैं यहाँ क्रेडिट कर देता हूँ, टू अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज, क्योंकि ये भी बढ़ रही हैं, ये भी हम यहाँ डाल देंगे। तो ये इस तरीके से हम दो एंट्री कर देंगे, और इन दो एंट्री से मैंने ये ट्रांसफर किया यहाँ पर। देखिए रिवैल्यूएशन क्या हुआ इसमें, क्रेडिट, तो क्रेडिट में क्या लिखा, अनरिकॉर्डेड एसेट्स, एसेट्स और लायबिलिटीज, अनरिकॉर्डेड एसेट्स, एसेट्स और लायबिलिटीज। और इससे क्या हुआ, रिवैल्यूएशन डेबिट, तो इसके डेबिट में क्या लिखा, एसेट्स, लायबिलिटीज और अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज, एसेट्स, लायबिलिटीज और अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज। अब एक एंट्री बच गई, डेबिट को जोड़ के क्रेडिट घटा दें, क्रेडिट को जोड़ के डेबिट घटा दें, प्रॉफिट होता है तो प्रॉफिट बांटे, लॉस होता है तो लॉस बांटे। फिलहाल मैंने माना था कि प्रॉफिट हो गया, तो प्रॉफिट को बांटने की एंट्री में क्या हुआ, रिवैल्यूएशन डेबिट टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट, तो एक एंट्री कर देंगे क्या, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और ये एंट्री किस रेशो में हो जाएगी बेटा, ओल्ड रेशो में हो जाएगी। आई होप आपको ये एंट्री समझ में आई होंगी। चलिए इनसे रिलेटेड हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं और अपनी क्लास को फिर उसके बाद वाइंड अप करते हैं।
क्वेश्चन हम बुक से करेंगे और क्वेश्चन नंबर हमारा रहेगा बेटा 49। चलिए क्वेश्चन नंबर 49 हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। पेज नंबर जो रहेगा हमारा दैट इज 4.149, ये हमारा पेज नंबर रहेगा। इस क्वेश्चन में केवल और केवल जर्नल एंट्रीज है रीवैल्यूएशन से रिलेटेड, इसलिए बेटा मैंने ये क्वेश्चन डिस्कस करने के लिए सोचा है, ताकि आपको पता लग जाए कि जर्नल एंट्रीज कैसे की जाएंगी और कैसे कैसे पॉइंट्स आपको बुक में मिल सकते हैं जब क्वेश्चन आप करने बैठेंगे। करें स्टार्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 49 में पहला पॉइंट है, लैंड एंड बिल्डिंग। एक मिनट रुकिएगा, थोड़ा सा इंक जो है ज़्यादा इसमें भरी गई, मुझे ऐसा लगता है। नहीं कोई नहीं, चलने दो, मैं काट दूंगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 49 में पहला पॉइंट है लैंड एंड बिल्डिंग इज अंडर वैल्यूड बाय। बेटा समझिएगा, पहला पॉइंट इसने लिखा है लैंड एंड बिल्डिंग इज अंडर वैल्यूड। आपको केवल मतलब समझना है इस अंडर वैल्यूड का, और बाय रुपीज 2 लाख, 2 लाख रुपए से ये कम है। हमारी जमीन किसी और के पास है। हमारी जमीन किसी और के पास नहीं है। यहां कहना क्या चाहता है कि अंडर वैल्यूड जो है ना, वैल्यू घटी। वैल्यू कम करके दिखा रखी है। जो वैल्यू थी एक्चुअल में वो कम करके दिखा रखी है। कितने से? 2 लाख रुपए से। अब अगर जमीन की वैल्यू 2 लाख रुपए से कम करके दिखा रखी है तो हमें बढ़ा देनी चाहिए। बढ़ा देंगे तो क्या जर्नल एंट्री करेंगे? लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, और अकाउंट कौन सा रहेगा बेटा? रीवैल्यूएशन। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट से हम एंट्री पास कर देंगे और अमाउंट आ जाएगी 2 लाख रुपए और 2 लाख रुपए। बताइए पहला पॉइंट आपको समझ में आया कि नहीं आया इसका? चलें इसके दूसरे पॉइंट पर। स्टॉक इज ओवरवैल्यूड बाय 20%। स्टॉक है ओवर वैल्यूड बाय 20% और बुक वैल्यू दे रखी है बेटा 60,000 रुपए। स्टॉक ओवर वैल्यूड बाय 20% और बुक वैल्यू दे रखी है 60,000 रुपए। बेटा इस क्वेश्चन को समझना, नॉर्मली ऐसी ट्रांजैक्शन मिल जाती है और गलत कर देते हैं। आपके अकॉर्डिंग अगर मैं बात दूं तो शायद 60,000 का 20% आप लोग निकालें, जो कि गलत हो जाएगा, जो कि गलत हो जाएगा। क्यों बेटा? क्योंकि ये लिखा है ओवर वैल्यूड बाय। इसका मतलब है जो बुक में वैल्यू दिखा रखी है वो 20% ज्यादा दिखा रखी है। 60,000 का माइनस कर देंगे तो यानी कि 20% 60,000 का नहीं निकालेंगे। क्यों? क्योंकि ये 20% ज्यादा है, तो इसका मतलब ये 100% तो नहीं है। ये 100% तो नहीं है। कितनी है? ये 120% है। कितनी है? ये 120% है। क्यों? क्योंकि ये 20% ज्यादा दिखा रखी है। तो अगर ऐसी कंडीशन आए तो सबसे पहले आप उसकी वैल्यूज देख लें कि 20% ज्यादा कितनी है। उसके लिए एक हम फॉर्मूला लगा देते हैं, आप नोट करें फॉर्मूले को साथ साथ, कि अगर ओवर वैल्यूड वैल्यू की अगर मुझे कैलकुलेशन करनी है तो इज इक्वल टू कर देता हूं बेटा, जो बुक वैल्यू दे रखी है मल्टीप्लाइड बाय रेट डिवाइडिंग बाय 100 प्लस में रेट। अगर ओवर वैल्यूड हो तो 100 प्लस रेट, अगर अंडर वैल्यूड परसेंटेज में दे रखी होती तो माइनस में रेट कर देता। ओवर वैल्यूड में क्या कर दिया? प्लस, और अंडर वैल्यूड में क्या कर देता बेटा? इसको माइनस। अब देखो जरा कितनी वैल्यू बनती है। 60,000 इंटू में 20% डिवाइडिंग बाय 120, 0 से 0 कट जाएगी, 2 एकम 2, 2 छिके 12, 6 एकम 6, ये बच गया बेटा 10,000 रुपए। इसका मतलब ये वैल्यू 10,000 रुपए ज्यादा दिखा रखी है। तो इसका मतलब 10,000 ज्यादा दिखा रखी है, तो मैं 10,000 से क्या कर दूं? इसको माइनस। तो ये वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 50,000। तो इसका मतलब एक्चुअल में जो बुक वैल्यू है वो कितनी है मेरी? 50,000। अब देखो 50,000 का 20% ज्यादा दिखा रखा है, यानी 50,000 का 20% 10,000 कितने में दिखा रखा है? 60,000 में। तो इसका मतलब है एंट्री मेरी जब होगी वो कितने से होगी? 10,000 से। तो 10,000 से मैं इसको माइनस कर दूं तो बेटा माइनस करने की एंट्री क्या होती है? रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक। 10,000 से मैं ये एंट्री पास कर दूंगा
बहुत बढ़िया, आप लोग समझ पा रहे हैं कंसेप्ट को। चलिए मैं तीसरा और चौथा एडजस्टमेंट यहाँ करके दिखाता हूँ। थर्ड जो पॉइंट है बेटा इसका वो क्या है जरा देखते हैं। थर्ड पॉइंट में लिखा है प्रोविजन टू बी मेड फॉर कंपनसेशन फॉर 20,000 टू एन एक्स एम्प्लॉई। एक एक्स एम्प्लॉई था, उसको हमें 20,000 रुपए कंपनसेशन के लिए प्रोविजन बनाना पड़ा, यानी 20,000 की मेरी लायबिलिटीज बढ़ गई। अगर प्रोविजन मेंटेन करना पड़ा तो मेरी 20,000 से क्या बढ़ गई, लायबिलिटीज बढ़ गई। तो हम उसके लिए क्या बना रहे हैं, प्रोविजन फॉर कंपनसेशन। किसके लिए, एक्स एम्प्लॉय के लिए। कितने रुपए का है ये प्रोविजन फॉर कंपनसेशन, 20,000 का, 20,000 रुपए का। तो बेटा 20,000 की लायबिलिटीज इंक्रीज हो गई, तो लायबिलिटी का बढ़ना मतलब क्रेडिट और लॉस हो गया रिवैल्यूएशन डेबिट। तो क्या एंट्री हो जाएगी, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर कंपनसेशन, प्रोविजन फॉर कंपनसेशन अकाउंट। अमाउंट आ जाएगी 20,000 रुपए और ये 20,000 रुपए। बताइए केस नंबर थर्ड आपको समझ में आया कि नहीं आया। जर्नल एंट्री नंबर 4 देखिए क्या बनेगी। जर्नल एंट्री नंबर 4 देखने के लिए केस क्या जरा देखते हैं। केस में दिया बेटा सन्ड्री डेटर्स अपीयर्ड इन द बुक्स रुपीज 1,50,000, दे आर एस्टिमेटेड टू प्रोड्यूस नॉट मोर देन रुपीज 130। अब मेरे पास डेटर्स तो थे बेटा 1,50,000 रुपए के, लेकिन वो वैल्यूड कितने हुए, केवल 1,30,000 के। 20,000 से लॉस हो गया, घट गए। अगर 20,000 से घट गए तो रिवैल्यूएशन तो डेबिट होना ही होना है। तो एंट्री क्या कर देंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट। क्या घट गए, डेटर्स घट गए सर। तो टू डेटर्स अकाउंट कितने से घट गए सर, 20,000 से घट गए। लिख दो 20,000 रुपए। बताइए एंट्री नंबर 5 आपको समझ में आई कि नहीं आई, फोर्थ। ओके, नंबर 5 पर चलते हैं। एंट्री नंबर 5 में क्या लिखा देखिए। एंट्री 5 है क्रेडिटर्स इंक्लूड एन अमाउंट ऑफ 10,000 रिसीव्ड एज कमीशन। 10,000 रुपए का कमीशन मिला था और हमने लिख दिया क्रेडिटर्स के अंदर। तो क्रेडिटर्स के अंदर लिख दिया तो क्या लिख दिया हमने गलती से, क्रेडिटर्स को बढ़ा दिया, और क्रेडिटर्स वास्तव में बढ़ने नहीं चाहिए थे हमारे, क्रेडिटर्स को कम कर देंगे। तो बताइए क्या एंट्री कर दूं मैं, रिवैल्यूएशन सॉरी क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। कितने से, 10,000 रुपए से, 10,000 रुपए से। बताइए क्या ये एंट्री आपको समझ में आई कि नहीं आई। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या लिखा हमारे पास। ए बिल ऑफ एक्सचेंज रुपीज 40,000 विच वॉज प्रीवियसली डिस्काउंटेड विद बैंकर। एक 40,000 का बिल था बेटा जो हमने पहले बैंक से डिस्काउंट करा लिया। अगर वो बैंक से डिस्काउंट करा लिया तो हमारे पास पैसा आ चुका, लेकिन लिखा क्या है, वाज डिसऑनर्ड ऑन 31 मार्च 2018। 31 मार्च 2018 को डिसऑनर्ड हो गया, बट नो एंट्री हैज बीन पास। लेकिन अब तक उसके लिए हमने कोई एंट्री पास नहीं की। बेटा एक सिंपल सी बात मुझे बताएं, अगर कोई बिल आप डिस्काउंट कराते हो तो पैसा आता है, और वो बिल मिलता किससे है, डेटर से मिलता है। हमने पढ़ा था 11वीं क्लास के अंदर कि अगर किसी डेटर को, अगर कोई डेटर है, डेटर कौन होता है, जिसको उधार में सामान बेचते हैं। मान लो मैंने डेटर को उधार में सामान बेच दिया 10,000 रुपए का, अब उसने मुझे पैसे ना देने के बदले में एक बिल दे दिया, बिल्स रिसीवेबल। मैं इसको एक बार रब कर देता हूं और इसको समझने की कोशिश करें। बेटा मान लीजिए एक डेटर है जो कि 40,000 रुपए का है। अब इस 40,000 के डेटर ने मुझे एक बिल दे दिया कि मैं आपको फला फला डेट पर, XYZ कोई भी डेट हो सकती है, उस डेट पर आपके 40,000 रुपए लौटा दूंगा। हमने उससे बिल ले लिया। अब हमने क्या किया, हमें पैसे की जरूरत पड़ गई। हम गए बैंक के पास, हम गए बैंक के पास और बैंक को कहा कि हमारे पास ये एक बिल है 40,000 रुपए का, आप इसको क्या कर दो, डिस्काउंट कर दो। बैंक ने इसको डिस्काउंट कर दिया। बैंक ने चाहे मुझे कुछ भी दिया हो, बैंक ने मुझे पैसे दे दिए, बिल रख लिया। अब ड्यू डेट जब आई, जब बिल की क्या आई, ड्यू डेट, बिल गया किसके पास, डेटर के पास, और बिल क्या हो गया, डिसऑनर्ड। डेटर पैसा नहीं दे सका। तो डेटर अगर पैसा नहीं दे सका तो इसका मतलब क्या हुआ कि बिल तो हो गया कैंसिल, और डेटर्स हमारे दोबारा से क्या हो गए, इंक्रीज हो गए। तो अब हमारे डेटर्स यदि इंक्रीज हो गए तो हम इस केस में
सिक्स्थ केस में एंट्री क्या करने वाले हैं, डेटर्स को बढ़ा दें, सन्ड्री डेटर्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट कर देंगे हम ये एंट्री। अमाउंट आ जाएगी कितने से, 40,000 से और 40,000 से। बताइए आपको समझ में आया कि नहीं आया। चलिए इसके 2 पॉइंट और बचे हैं, मैं उनको ओरली डिस्कस कर लेता हूं और उसके बाद इस टॉपिक को खत्म करते हैं। फिर मैं आपको होमवर्क दूंगा, आपको क्वेश्चन घर से करके लेकर आने हैं। इसका 7th पॉइंट है वैल्यू ऑफ मशीनरी टू बी डिक्रीज टू का मतलब होता है बेटा इतने रुपए तक, इतने रुपए तक। अगर ये होता डिक्रीज्ड बाय तो इसका मतलब इतने रुपए से। फिलहाल इतने रुपए तक हमने मशीनरी की वैल्यू कम कर दी और मशीनरी की बुक वैल्यू कितनी थी, 2 लाख रुपए। तो कितने से कम हो गई, 80,000 से। कितने से कम हो गई, 80,000 से। अगर मशीन 80,000 से घट जाए तो एंट्री रिवैल्यूएशन डेबिट टू मशीन अकाउंट। और कर लोगे ये एंट्री, यस सर कर लेंगे। चलो आगे, वैल्यू ऑफ मशीनरी इज टू बी डिक्रीज्ड बाय, देखो अब क्या आ गया, डिक्रीज्ड बाय, और बुक वैल्यू वही 2 लाख रुपए है। तो इसका मतलब अब कितने से घट गई, 1,20,000 से। और एंट्री करेंगे तो एंट्री तो वही होगी, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू मशीन अकाउंट, लेकिन वैल्यू कितनी आएगी, 1,20,1,20। आगे देखिए क्या लिखा है, एक्सपेंसेस ऑन रिवैल्यूएशन अमाउंट टू 8,000 हैव बीन पेड बाय पार्टनर एक्स। अब पार्टनर एक्स ने रिवैल्यूएशन के खर्चे पेड करने हैं। खर्चे पेड करने हैं तो सीधी सी बात है बेटा, लायबिलिटीज क्रिएट हो गई हमारे लिए एक प्रकार से। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर एक्स इज कैपिटल अकाउंट, क्योंकि एक्स ने ले लिए खर्चे एक प्रकार से। तो एंट्री क्या कर देंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। और इसके बाद ये क्वेश्चन करने के बाद आई होप आपको जो है रिवैल्यूएशन अकाउंट का फॉर्मेट, जर्नल एंट्रीज कुछ समझ में आई होंगी। चलिए मैं अपनी क्लास को यहीं खत्म करता हूं। आप अपने होमवर्क में नोट करेंगे, आपको क्वेश्चन करके लेकर आने हैं। ये क्वेश्चन नंबर था 49, आप ट्राई करेंगे 50, 51, 52 एंड रिमेनिंग ऑफ गुडविल अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। जो गुडविल अकाउंटिंग ट्रीटमेंट के क्वेश्चन मैंने बीच बीच में छोड़े, वो क्वेश्चन प्लस ये 3 क्वेश्चन आप लोगों ने ट्राई करने हैं। टिल दैट थैंक यू वेरी मच। जुड़े रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।